मुझे जवाब चाहिए में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और इससे पहले कि हम अपने मुझे जवाब चाहिए के खास टॉपिक पर बात चर्चा शुरू करें, बड़ी खबर की तरफ एक रुख कर लेते हैं। और वो बड़ी खबर आ रही है 12वीं की परीक्षाओं से जुड़ी हुई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बैठक करने वाले हैं। शिक्षा मंत्रालय लगातार लगा हुआ है, हर संभव विकल्पों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बीच मांग की है कि 12वीं की परीक्षा को केंद्र सरकार रद्द कर दे। सीबीएसई जो अपनी तारीखों के बारे में मंथन कर रहा है इस वक्त, उसको रद्द करने की मांग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। इस बीच तैयारी पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर संभव विकल्प बताने की। और मुझे जवाब चाहिए में हम बात कर रहे हैं उस परेशानी की जो इस कोरोना काल में हर कोई महसूस कर रहा है, लेकिन वो माँ बाप जिनके बच्चे स्कूलों में हैं, जिनके नौनिहाल स्कूलों में हैं और जो इस वक्त इस कोरोना काल में दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ चुनौती इस बीमारी की और दूसरी तरफ लड़ाई और जंग बच्चों की पढ़ाई की। कोरोना काल में छाई आर्थिक तंगी के चलते ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर साफ साफ गाइडलाइंस दी, साफ साफ निर्देश दिए और ये कहा कि तमाम कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कई प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे तमाम राज्यों में अभिभावकों और स्कूलों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ऐसे भी कई उदाहरण सामने हैं जहां कोरोना काल में एक तरफ बच्चे पढ़ाई को लेकर भारी तनाव में हैं, तो वहीं ऐसा ही तनाव उनके माँ बाप पर स्कूल की फीस चुकाने को लेकर आ रहे मैसेज और फोन कॉल के चलते हावी है। कई जगहों से तो ऐसी खबरें भी सुनाई पड़ रही हैं जहां फीस न जमा होने के चलते बच्चों का नाम काट दिया गया या फिर उनका रिजल्ट रोक दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि स्कूल बच्चों का नाम नहीं काट सकते, न ही उनका रिजल्ट रोक सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस महामारी के दौरान आखिर इस समस्या का हल निकले तो कैसे निकले। सर, मैं विजयनगर गाजियाबाद में रहता हूं और मेरे बच्चे कैनोसा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी समस्या ये है कि मेरे बच्चों को गत वर्ष भी ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया गया। मेरी बेटियों को एग्जाम नहीं देने दिया गया, जिसकी शिकायत मैंने DIO साहब से की, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के संदर्भ में डाला। उसके बाद में भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया और मेरी बेटी का एक एग्जाम छूट गया। मैंने फिर दोबारा उनको रिमाइंडर दिया DIO साहब को। उसके बाद शासन आदेश हुआ, DIO साहब ने लेटर बनाया और लेटर बनाने के बाद में मेरे बच्चे की क्लासेस शुरू हुई और तब उसको एग्जाम देने दिया गया। अब जबकि सब बच्चों के रिजल्ट आ गए, मेरी बेटी का रिजल्ट नहीं दिया गया और रिजल्ट ना देने के कारण उसको अगली क्लास में भी प्रमोट नहीं किया गया है। हम बात करें तो वो बिना फीस लिए ना तो कोई बात करें, सारी जो भी उन्होंने सूची जारी करी, लिस्ट जारी करी, उसमें मेरे बच्चों का नाम नहीं है, जबकि मेरे बच्चे फिजिकल स्कूल में जाकर एग्जाम देकर आए हैं। ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो वो बंद करवा दी थी। बंद करवाने के बाद जब जो कैनोसा कॉन्वेंट का ऐप है उस पर जब मेरा नाम था तो वो भी हटवा दिया था। और जब फीस तो फिर वो बोल रहे थे, जब मेरे पेपर हुए थे 6th क्लास के फाइनल पेपर, तो जब मैं स्कूल में गई थी तो उस पेपर दे दिए थे मैंने। पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट मेरा नहीं दिया गया था और बोल रहे थे कि फीस पहले दे दो, फीस जब ही मिलेगा रिजल्ट। ये बातें और ये बच्चे की बात और उसके पिता की बात ये ज्यादा दूर की नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से महज थोड़ी सी दूरी पर गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश का। उस शहर से ये खबर निकल कर आ रही है कि बच्चों को फीस ना देने के चलते न केवल उन्हें परीक्षा देने से रोका गया, जब तमाम मिन्नत करने के बाद परीक्षा ली गई तो उसके बाद रिजल्ट रोक दिया गया। फिर स्कूल के तमाम जो रजिस्टर होते हैं, तमाम रिकॉर्ड्स होते हैं, वहां से भी बच्चों का नाम हटा दिया गया। ये एक दर्द है, एक सैंपल के रूप में हमने आपके सामने रखा। लेकिन वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो स्कूलों की मनमानी पर पेरेंट्स एसोसिएशन आगे आई है और उनके अध्यक्ष का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। सीबीएसई की ढुलमुल नीति का, जिसके तहत 12वीं के एग्जाम्स के बार बार पोस्टपोन करने, रद्द करने या आगे बढ़ाने के ऊपर
शिक्षा के ऊपर, बच्चों के भविष्य के ऊपर 3 महीने तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अमूमन 3 महीने पहले मार्च के अंदर ये एग्ज़ाम हो जाते हैं और मई और जून के अंदर इसके रिजल्ट आके आगे की एडमिशन्स की कार्रवाई चालू हो जाती है। अभी तक शिक्षा की नीति के तहत इसके अंदर बच्चों का एग्ज़ाम्स का कार्रवाई तय नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जब पिछला पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस के मार्फत चला और ऑफलाइन क्लासेस का बिल्कुल दौर नहीं चला, अभी तक राजस्थान के अंदर भी और पूरे देश के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्स तक भी होना संभव नहीं हो पाया। ऐसे में ऑफलाइन एग्जाम्स कैसे कराएंगे? ये जो समस्या आ रही है ऑनलाइन शिक्षा को लेके और फीस को लेके, जो समस्या है वो अभी भी विद्यमान है। सरकारें इस ओर पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकारों को कोई गाइडलाइन निकालनी चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षा की फ़ीस क्या होगी और ऑफलाइन की फ़ीस क्या होगी। उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है, ना ही किसी तरह की राहत अभिभावकों को दी गई है, जबकि काम धंधे पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं, कहीं से इनकम के सोर्सेज नहीं हैं और उसके बावजूद ये फीस की लूट चली आ रही है, जिसका विरोध हम बारंबार करते आ रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना है, दिया जाए, सरकार कोई पॉलिसी लाए ताकि सबको राहत मिले। पिछले 1 साल से कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश ही नहीं देश भर का अभिभावक प्रभावित है और लगातार राहत की मांग को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मांग भी कर रहा है। हम संयुक्त अभिभावक संघ लगातार इस विषय के ऊपर कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार तक भी बात पहुंचाई है, राज्य सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाई है। हमारा केंद्र सरकार से एक अनुरोध है, एक अध्यादेश लाकर निजी स्कूलों के जो पेरेंट्स उनको राहत प्रदान करनी चाहिए। जो वर्तमान में जो पेंडेमिक टाइम के दौरान जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उनको लेकर, उनको ध्यान में रखकर निजी स्कूलों की फीस पूरी तरह से माफ होनी चाहिए। यह तभी संभव हो पाएगा जब केंद्र सरकार इस विषय के ऊपर संज्ञान लेगी। आप सुन रहे थे तमाम लोगों की तरफ से, और जयपुर में भी पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि अब सरकार को उस कानून के साथ आगे आना पड़ेगा जिसके बाद उन लोगों की, वो माँ बाप जो कि आज इस हाल में मजबूर हो गए हैं, उनके लिए अपनी रोटी और अपना निवाला ज्यादा महत्व नहीं रखता। उनके लिए अगर भविष्य की बात करें तो उनके बच्चों की पढ़ाई मायने रखती है। पैसे हाथ पे हैं नहीं, पढ़ाई अगर छूट रही है इन तमाम चीजों के चलते तो कौन आएगा उनकी मदद करने के लिए। मेरे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है जो इस मसले पर अपनी बेबाक राय जरूर रखेगा। मेरे साथ भास्कर अग्रवाल जुड़ रहे हैं जो कि एडवोकेट हैं, राइट टू एजुकेशन एक्टिविस्ट भी हैं। इसके साथ साथ प्रियंका राणा मेरे साथ जुड़ेंगे अभिभावक शिक्षक संघ से। आरसी जैन साहब मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं दिल्ली से, दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के। ज्योति गुप्ता जी मेरे साथ प्रिंसिपल डीपीएस साहिबाबाद से इस वक्त जुड़ रही हैं। मंजू राणा जी प्रिंसिपल सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो तमाम लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं ये अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी एक हकीकत है कि ये सब एक परिवार का भी हिस्सा हैं, अपने अपने अभिभावक भी हैं और इनके भी परिवार में बच्चे हैं। और हम बात बच्चों की शिक्षा की कर रहे हैं तो कहीं बहुत केवल यही नहीं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, जो भी इस समाज में है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा और इसकी ब्रांच से जुड़ा ही हुआ है। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा इस वक्त आरसी जैन साहब, मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल के। आरसी जैन साहब, जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो तमाम परेशानियां बच्चों को देखनी पड़ रही हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माँ बाप किसी भी दौर में क्यों ना रहे हों, माँ बाप कितना भी कमाते क्यों ना रहे हों, उनके लिए हमेशा हमेशा अपने निवाले से ज्यादा कीमत अपने बच्चों की पढ़ाई की रही है, अपने बच्चों की जरूरत की रही है। हो सकता है बच्चे के पास आधी पेंसिल बची हो, माँ बाप ने अपना खर्चा रोककर उसको ज्योमेट्री बॉक्स दिलवाया हो। यह हर माँ बाप की कहानी है, इसमें कोई अलग नहीं है। दिल्ली में इस कोरोना काल में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं आरसी जैन साहब? जी देखिए, स्थिति तो बहुत भयंकर है दिल्ली में, जहां पेरेंट्स दुखी हैं उसके साथ साथ ही पब्लिक स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। पिछले साल पूरे साल लॉकडाउन रहा, कोई फीस स्कूलों में नहीं आया, 20-40% पेरेंट्स ने खाली फीस दी। उसके अलावा जितना भी स्कूल का खर्चा वो सारा स्टैंड करता है, चाहे बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, चाहे वो लोन की किस्तें देनी है, चाहे वो फर्नीचर की मेंटेनेंस है, चाहे वो और जितने भी खर्चे हैं। सिर्फ अगर बच्चा स्कूल में नहीं आया तो उसके अलावा जो टीचर्स है उसने पूरे साल मेहनत की है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए,
और बल्कि ऑनलाइन पढ़ाने में तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में स्कूलों के सामने फीस के अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से उसकी आमदनी हो, और इनको सरकार 1 रुपया भी देती नहीं है। सारे चार्जेस इनसे कमर्शियल लेती है और जब तब इनके ऊपर अपनी शर्तें थोपती रहती है। अब आप देखिएगा, दिल्ली में पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार ने फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। सैलरी हर साल बढ़ जाती है, सरकार के खर्चे हर साल बढ़ जाते हैं, सरकार सारे चार्ज कमर्शियल लेती है, और फिर उसके बावजूद भी सरकार जब बैठ के फैसला लेती है तो स्कूल प्रतिनिधियों को बीच में फैसला के लिए बैठाती नहीं है। आर्बिट्रेरी जो फैसला ले लेती है वो सरकार लागू कर देती है। जो पीड़ित पक्ष है, चाहे वो अभिभावक है चाहे वो स्कूल है, कम से कम सरकार को फैसले लेने से पहले उनकी पीड़ा भी देखनी चाहिए। आज अगर आप दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में वो बुरा हाल है कि आज करीब 1000 स्कूल तो बंद हो चुके हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो ऐसी स्थिति में जब आप कोरोना में बात करते हैं कि इनकम की, पेरेंट्स की, तो उस टीचर के बारे में भी सोचना चाहिए जो आपके बच्चे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है, जो आपके बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करता है, और टीचर वहीं खड़ा रहता है पर उसके पढ़ाए हुए बच्चे जज, मजिस्ट्रेट और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। उस टीचर की रोजी रोटी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि दिल्ली में हर वर्ग के बारे में सरकार ने सोचा है, पर शिक्षक वर्ग के बारे में एक भी शब्द दिल्ली सरकार की तरफ से सुनने को नहीं मिला कि इसको हम कहां से कोई राहत दे सकते हैं। शिक्षक वर्ग जो है ना, वो लाइन में लग करके फ्री का भोजन भी नहीं ले सकता, किसी से अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए किसी से मांग भी नहीं सकता। आज वो टीचर अंदर से बहुत दुखी है, उसकी पीड़ा को भी आप समझिए। ठीक है जैन साहब, ठीक है जैन साहब, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये आज का टॉपिक ऐसा है कि इसमें राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है, लिहाजा मैं कहीं से भी नहीं चाहूंगा कि मेरे सवाल तल्ख हों। मैं सीधी सीधी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आपने ये कहा कि फीस ही स्कूलों के पास आखिरी सपोर्ट है, कई सारे स्कूल बंद हो चुके हैं सरकार की गलत नीतियों के चलते। आज दोनों ही एंड पर, या तो अभिभावकों, पेरेंट्स की बात हो या स्कूल्स की बात हो, दोनों के ही दिन बुरे हैं। ठीक है, आपके पॉइंट्स मैंने नोट किया, आगे बहस में हम और बातें सामने लाएंगे। भास्कर अग्रवाल एडवोकेट हैं और आरटीई एक्टिविस्ट भी हैं। भास्कर अग्रवाल, आपने आरसी जैन को सुना, आरसी जैन साहब को सुना, कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या हकीकत आपको दिखाई पड़ती है? भास्कर अग्रवाल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लगता है संपर्क मेरा भास्कर अग्रवाल साहब के साथ अभी पूरी तरह से कायम नहीं हो पाया है। मैं सीधे चलूंगा। इस वक्त मेरे साथ प्रियंका राणा जी भी जुड़ी हुई हैं, अभिभावक शिक्षक संघ से। प्रियंका राणा जी, आरसी जैन साहब ने जो तमाम पॉइंट्स रखे, आप इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, कुछ पॉइंट्स ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। देखिए, जो शिक्षक है वो भगवान का स्वरूप है, मैं मानती हूँ। उसका रेस्पेक्ट करना, उसकी रोजी रोटी का ध्यान रखना, ये सबका दायित्व बनता है, चाहे वो अभिभावक हो चाहे वो सरकार हो। लेकिन मुझे ये बताइए, जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं, कुछ स्कूल को मान सकते हैं कि कुछ स्कूल बंद हो सकते हैं कि जो नए स्टार्ट हुए हो या जो लोन पे चल रहे हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं और ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जिनका सरप्लस जो है वो लाखों में है, इवन कुछ का तो करोड़ों में है। और ऐसे स्कूल जो हैं वो मनमानी कर रहे हैं। और आज सिर्फ ये इस साल की बात नहीं है, पिछले साल जब कोविड में पूरा देश रो रहा था, सारे अभिभावक परेशान थे, रोजी रोटी छिन गई थी, उस टाइम भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे ये कह करके कि भाई हमारे बच्चों को आप ऑनलाइन शिक्षा तो दे दीजिए। ऑनलाइन शिक्षा भी वंचित कर दिया गया था। और ऐसे हालात में आप ऐसे स्कूल की तरफदारी करेंगे जिनके सरप्लस लाखों में है, करोड़ों में है, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और रही बात सरकार की, सरकार को दोनों का ध्यान रखना चाहिए, अभिभावक का भी और स्कूल्स का भी। लेकिन जिन स्कूल्स के जो सरप्लस है और जिनके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है, ऐसे स्कूल सरकारों के निर्देश भी नहीं मानते हैं और अपनी मर्जी करते हैं, उनके सारे वायलेशन होते हैं। उनके लिए आप लोग क्या कहेंगे, उनका मुझे आप बता दीजिए। उन ऐसे स्कूल का साथ आप भी देंगे क्या? क्योंकि आप लोग सिर्फ एक वन साइडेड बात करते हैं, आप सिर्फ एक स्कूल के बारे में बात करते हैं कि स्कूल इतना लॉस में है। कौन सा फर्नीचर का कौन सा मेंटेनेंस जा रहा है सर? अभी आपको बहुत सारी चीजों का नहीं देना पड़ता है चार्जेस, आपकी बिजली नहीं जा रही है, आपका बहुत मेंटेनेंस, इवन जो आपके कर्मचारी है, बहुत सारे कर्मचारियों को आप लोगों ने निकाल दिया है। उनको ड्राइवर से लेकर के आपके जितने भी आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के हैं, सारे नौकरी से आप लोग निकाल चुके हैं, किसी की सैलरी आप लोग नहीं दे रहे हैं। बहुत कम स्कूल हैं जो इन सब चीजों का भी ध्यान रख रहे हैं।
सारे स्कूल को नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने जितने भी हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस स्टाफ है वो निकाल चुके हैं, बहुत लिमिटेड स्टाफ रखा हुआ है। रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स को ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सैलरी उनको फी नहीं दे रहे हैं। बहुत कम लोग जो जेन्युइन हैं, जिनके पास बिल्कुल कोई जो बेरोजगार हो चुके हैं, रोजगार नहीं है, उनका बिजनेस ठप हो गया है, सैलरी नहीं आ रही है, बहुत मजबूरी में आकर के वो लोग फीस नहीं दे रहे हैं, और उनके बच्चों के लिए भी आप लोग इतना नहीं कर रहे हैं। अरे बच्चे तो वहीं पढ़ रहे हैं ना, कहीं भाग करके नहीं जाएंगे। जब भी आप स्कूल से निकालेंगे, टीसी लेंगे, तो फी आपको पूरी पे करके जाएंगे। लेकिन ऐसे में भी 1-2 साल के लिए भी अगर आप उनके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उनको क्लास में जब ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करते हैं तो उनको हैरेसमेंट किया जाता है, उनको ये बार बार रियलाइज किया जाता है कि आपकी फीस नहीं आई है, अपने पेरेंट्स से कहिए कि फीस दीजिए। तो ये कैसी शिक्षा है, ये कैसे शिक्षक है, और ये कैसे स्कूल मैनेजमेंट है जो इस तरह की शिक्षा दे रहा है और शिक्षकों को मजबूर कर रहा है कि बच्चों को हैरेस किया जाए मेंटली, वो भी ऐसे पैंडेमिक में जब पूरा देश इससे दुखी है। पैंडेमिक का आपने जिक्र किया, आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। प्रियंका, आपने पैंडेमिक का जिक्र किया, आरसी जैन साहब ने स्कूलों के तरफ से तमाम बातें रखी, और आपने जो बातें रखी कहीं बहुत एक गार्जियन होने के नाते मैं भी उसके एक हिस्से से गुजर चुका हूं, लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो तमाम बातें रख रही हैं उसमें वो बढ़ा चढ़ा के कही जा रही हैं। सत्यता है, कितनी सत्यता है, और उन तमाम कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या दूर किया जा रहा है। मैं भास्कर अग्रवाल के पास पहले गया था, भास्कर से हमारी बात नहीं हो पाई थी। भास्कर एडवोकेट है, आरटीए एक्टिविस्ट भी आप हैं, आप क्या इन तकलीफों को सुन पा रहे हैं, क्या तकलीफों को देख पा रहे हैं, और क्या ऐसे भी स्कूल हैं जो इन तमाम तकलीफों को अब एड्रेस कर रहे हैं, ये मानते हुए कि लंबे वक्त तक उन्होंने इन तमाम शिक्षार्थियों के चलते, इन तमाम पेरेंट्स के चलते अपना एक मुकाम बनाया, अपनी एक जगह बनाई, अपनी माली हैसियत भी उन्होंने बढ़ाई। क्या अब स्कूल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बदलता हुआ दिख रहा है आपको कुछ? जी, मेरी आवाज उम्मीद है आप तक पहुंच पा रही होगी। मैंने अभी आरसी जैन साहब को भी सुना और प्रियंका राणा जी को भी सुना। देखिए, एक चीज है कानून में, एक पेचीदगी है कानून की, उसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। एक चीज होती है कैपिटेशन फी। मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया है कि कैपिटेशन फी वो फी होती है जहां पर जो स्कूल होता है उसको उतना ही फी चार्ज करने चाहिए जितना कि उसको जरूरत है, उसकी अपनी जरूरत से वो सरप्लस अमाउंट चार्ज कर सकता है। ये हम पहले से जानते हैं कि जो स्कूल होता है वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो एक एनजीओ की प्रॉपर्टी होती है, और एक एनजीओ ही एक स्कूल को चला सकता है। तो ये तो बहुत जानी हुई बात है कि जो स्कूल होता है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो प्रॉफिट को कहीं पर भी फेच नहीं कर सकता, उससे कहीं भी प्रॉफिट का ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये स्कूलों को बताना चाहिए, जब ये स्कूल कहते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम अपना खर्चा नहीं वहन कर पा रहे, तो उनको अपनी ऑडिटेड शीट दिखानी चाहिए, उनको उस वेबसाइट पर डालना चाहिए। अभी हाल में ही हमने ये हाईकोर्ट के जजमेंट को देखा है कि जहां पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप स्कूल एज ए स्कूल आप अपनी जो बैलेंस शीट है, जो आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट है, उसको वेबसाइट पर डालें और बताएं कि अभी आपके आमद की फीस कितनी है, फीस में आमद कितनी हो रही है और खर्चे कितने हो रहे हैं। तो जैसा कि अभी आरती जी ने भी कहा कि जो स्कूल हैं अभी जो उनके खर्चे हैं, चाहे वो स्वीपर का खर्चा हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा हो, चाहे वो दूसरे जो नॉन टीचिंग स्टाफ का खर्चा हो, वो खर्चे काफी नीचे आ गए हैं। तो उस केस में, उस दशा में अगर स्कूल ये कहते हैं कि नहीं जी हम फीस तो पूरी लेंगे और हम खर्चे आधे ही करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये कैपिटेशन फी की तरफ भी ये मामला बढ़ता है, इसमें कानून की पेचीदगियां भी सामने आ सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि खास इस परिस्थिति में, पहले की परिस्थिति को अगर छोड़ दिया जाए तो खास आज की अब की परिस्थिति में ये एक ऐसा मामला भी है जहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि स्कूल में जो इनकम आ रही है और जो स्कूल खर्च कर रहा है, कहीं वो सरप्लस फंड से कहीं ज्यादा तो नहीं जा रहा। तमाम चीजों को देखे जाने की जरूरत पर आप जोर यहां पर दे रहे थे कि ये चीजें अगर स्कूल अपनी तरफ से उठा रहे हैं तो अपनी एक बैलेंस शीट, ऑडिटेड शीट सामने रखें और बता दें इन चीजों को साफ करके। केवल मुंह जबानी जो बातें उठाई जा रही हैं वो बातें कम से कम अभिभावकों को एक डर के साए में लाने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभिभावक अपनी जो उनकी इनकम है वो कम हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद बता नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरी भी जा चुकी है इस दौरान में और उनके पास इतना अमाउंट अब है नहीं, लेकिन दर्द दिल में इतना
है कि बच्चे की पढ़ाई कहीं बहुत छूट ना रही हो। अब मेरे साथ दो खास मेहमान जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ज्योति गुप्ता जी प्रिंसिपल डीपीएस साहिबाबाद और मंजू राणा जी प्रिंसिपल सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल वसुंधरा। ये दोनों हैं। हमने तमाम लोगों की बात सुनी। मैं ज्योति जी आपसे शुरुआत करूंगा। डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल एक बड़ा नाम है, बहुत सालों से हम डीपीएस को जान रहे हैं और डीपीएस का जो स्ट्रक्चर है उसको देखकर हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डीपीएस एक वेल मेंटेन्ड स्कूल है। और जहां तक डीपीएस की माली हालत की बात है तो डीपीएस एक बहुत साउंड स्कूल है इस मामले में। डीपीएस इस दौरान में किस तरह की तकलीफें फेस कर रहा है? क्या डीपीएस के सामने भी उसके जो बच्चे हैं उनकी फीस का इश्यू है या समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है डीपीएस को भी? बिल्कुल होना पड़ रहा है। जो हमारा, अगर आप मेरे डीपीएस साहिबाबाद की बात करेंगे तो ये स्कूल ही 2018 में इस्टेब्लिश किया है। उसके ऊपर गवर्नमेंट के बैंक्स के बहुत ज़्यादा लोन्स भी हैं और आप जैसे जानते हैं कि बैंक्स ने मॉरेटोरियम ज़रूर दिया था 6 महीने का, बट उस टाइम का भी उन लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज किया है और कोई भी ऐसा जो हम लोगों को वापस पैसे करने हैं बैंक्स को, उसमें कोई भी रियायत नहीं दी गई है। इसके अलावा जैसे जैन साहब ने कहा था, सारे खर्चे बरकरार हैं। हमारा कैंपस 12 एकड़ का है और उस 12 एकड़ के कैंपस में आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी सुविधा अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो वो खराब हो जाएगी। उसमें चाहे वो गार्डनर्स हैं, चाहे वो मेंटेनेंस के लोग हैं, चाहे वो बसेस के ड्राइवर्स हैं, या बिजली का खर्चा है, या टैक्सेस है गवर्नमेंट के, कोई भी, या टीचर्स का खर्चा है, कुछ भी कम नहीं हुआ है। और इस कोरोना काल में जो कि एकदम ऑनलाइन की पढ़ाई करानी हमें पड़ी है, तो टीचर्स को डिवाइसेस देना, टीचर्स को बैंडविड्थ और इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करवाना, टीचर्स को ब्लूटूथ प्रोवाइड करवाना, टीचर्स को अलाउंस देना, ये सब खर्चे अलग बढ़े हैं। ईआरपी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, एग्जामिनेशन सिस्टम्स, जो कि पहले स्कूल परिसर में हो जाया करते थे, ये सब एड ऑन खर्चे जो है वो और ऐड हुए हैं। ठीक है। और बाकी एक डीपीएस में भी डाइवर्सिटी ऑफ पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारी फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को केटर करते हैं, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी आता है हमारे पास। काफी पेरेंट्स जो है वो कोरोना से हिट हुए हैं, काफी सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम आई है। तो जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने बताया था कि हम किसी भी पेरेंट को, किसी भी अभिभावक को हमने जो है किसी बच्चे को हमने क्लासेस से डीबार नहीं किया, एग्जामिनेशन से डीबार नहीं किया, सब बच्चे पढ़ते रहे और हमने पेरेंट्स को पूरा वक्त दिया कि आप अपने पेमेंट प्लान के साथ आके हमें बताइए कि आप कब ये फीस जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है ज्योति जी, डीपीएस जैसे स्कूल में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं और फीस काफी जो है वो अभिभावक ज्योति जी नहीं ज्योति जी, मेरे पास एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। मंजू जी माफी चाहता हूं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन लौट के आऊंगा तो आपसे ही सवालों की शुरुआत करूंगा और आपसे भी यही जानना चाहूंगा, क्योंकि सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल भी एक पुराना स्कूल है, स्थापित स्कूल है। आपको किस तरह की दिक्कतें आई और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना काल में शिक्षा की, और शिक्षा में सबसे अहम बात उन अभिभावकों की जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो लगातार इस बात के मैसेज और कॉल से परेशान हैं कि उनको समय पर फीस भरनी है। हालात इसलिए भी बदतर हैं कि कई सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनकी नौकरी नहीं है, या जिनकी सैलरी वक्त पर नहीं मिल रही, या जिनकी सैलरी काफी ज्यादा कट चुकी है। उनके सामने दर्द केवल अपने बच्चों की पढ़ाई का है। एक बड़े पैनल के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। आपने तमाम लोगों को अभी ब्रेक से पहले, हेडलाइन से पहले सुना, उनकी बातों और राय को जाना। मंजू राणा जी प्रिंसिपल सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। मंजू जी आप बताइए, आनंदराम जयपुरिया स्कूल में आजकल के हालात में आप किस तरीके से फेस कर रहे हैं? क्या जो दिक्कतें आ रही हैं पेरेंट्स को, स्कूल उन्हें समझ रहा है, और स्कूल कितना ज्यादा परेशान है अभी इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए, हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम लोग जो है वो एक प्राइवेट स्कूल बॉडी है
तो हम लोगों को किसी तरह से कोई भी एड गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, हम लोग अनएडेड स्कूल्स हैं, तो किसी तरह से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किसी गवर्नमेंट से नहीं है। हम अपने फंड्स खुद जनरेट करते हैं और जो इनफ्लो होता है कैश का स्कूल के अंदर वो फीस से आता है, हम सब जानते हैं। और उसी फीस से हम सैलरी देते हैं स्टाफ की, अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि जैसे ज्योति जी ने कहा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या वाटर हो या मेंटेनेंस हो या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और जो स्टाफ 4th क्लास एम्प्लॉयज स्कूल में रखे जाते हैं। हम डेफिनेटली समझते हैं कि पेरेंट्स इस समय बहुत डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और स्कूल, मुझे लगता है कि हर स्कूल उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और हम भी जयपुरिया में ऐसे पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक सेट नॉर्म्स बनाएं कि किस बेसिस पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। तो जब हम वो पेरेंट्स से डॉक्यूमेंट मांगते हैं उस फाइनेंशियल सपोर्ट को देने के लिए, तो हमको लगता है कि वो प्रूफ नहीं दे पाते। इसका मतलब ये लगता है कि उनके पास कैपेसिटी है कुछ पेरेंट्स के पास देने की, पर वो देना नहीं चाहते हैं। बट बाय एंड लार्ज जहां भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, स्कूल बिल्कुल उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और स्कूल जो थोड़ा बहुत सरप्लस रखता है वो इसीलिए रखता है कि इस तरह की कैलामिटी में और परेशानी के समय पे हम पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाएं। बट पेरेंट को भी ये समझना चाहिए कि ट्रस्ट जो स्कूल और पेरेंट के बीच में है वो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी दोनों मिलके आगे जो है वो काम कर पाएंगे। मंजू जी, अगर मैं गलत हूं मैं तो एक बात कहना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आरसी जैन साहब, आपके पास ही आ रहा हूं। मंजू जी आपसे यहाँ ये पूछना है, जब एक स्कूल सेटअप होता है, आरसी जैन साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा इंतजार करें। मंजू जी, जब एक स्कूल सेटअप होता है तो तमाम सब्सिडीज उसको मिलती हैं, लैंड के ऊपर तमाम सब्सिडी मिलती है, तमाम चीजें शुरुआत में मिलती हैं, तब जाकर एक स्कूल सेटअप हो पाता है। क्या स्कूल इतने कमजोर हो गए सिर्फ 1 सवा 1.5 साल की स्थिति में कि स्कूल, मैं आपका उदाहरण नहीं दे रहा क्योंकि सैंपल तो एक ही होता है और वो तमाम जगह दिख रहा है, हर जगह अलग अलग जिलों में, जहां पर स्कूल बच्चों को रोक रहे हैं, ऑनलाइन क्लास से बाहर कर रहे हैं, तमाम मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, फोन कॉल तक आ रही है क्लास टीचर की, और इसके चलते जो माँ बाप है वो एक ऐसे बर्डन में जी रहे हैं कि उनको सिर्फ ये लग रहा है कि अगर यही स्थिति पर प्रिवेल करती है, बढ़ती है, तो उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। क्या ये जिम्मेदारी स्कूलों की नहीं बनती कि स्कूल कम से कम अपना जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके साथ कुछ दिन का और इंतजार करें, उसके बाद चीजें तो सब नॉर्मल होने ही वाली हैं? सर, जब सब्सिडी स्कूल को मिलती है उस समय जो है एग्रीमेंट होता है, जैसे हमारा स्कूल जो है वो आवास विकास से हमने वो जमीन ली है, तो उस समय जो भी एग्रीमेंट हुआ कि आवास विकास के जितने भी एम्प्लॉयज के बच्चे होंगे उनको हम 50% डिस्काउंट देंगे जो कंपोजिट फी है, और हम उस बात को ऑनर कर रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि ये हमने मैंडेट दिया है। तो इस बात से कोई भी स्कूल नहीं हटेगा अगर उसने कोई सब्सिडी लेते समय कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया है। सर मैं एक बात, ठीक है आरसी जैन साहब बोले आरसी जैन साहब। हेलो, बोलिए जैन साहब। जी मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं, हेलो जैन साहब आप बोलते रहे, आपकी आवाज साफ आ रही है। कहना चाहता हूं कि देखिए 2 समस्याएं बहुत बड़ी हैं जिसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। पहली समस्या तो यह है कि जो आज 25% EWS के कारण जो 3 बच्चे मिलकर के एक बच्चे की फीस उठा रहे हैं, उसके कारण फीस बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है, एक दफे आपने लैंड दे दिया, अब कितने साल तक आप उसको सब्सिडी की बात करेंगे, कितने साल तक आप उससे ये 25% का बेनिफिट लेते रहेंगे? और फिर आपने जो रेट दिया वो प्री डिटरमिन्ड रेट था उस समय लैंड का, और उस समय आपने लैंड दी तो आज 40 साल स्कूलों को हो गए, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि उनको 25% बच्चे फ्री पढ़ाएं, तो ये पैसा आएगा कहां से? सरकार ये बात को सोचे कि जब EWS आप लागू करते हैं, RT लागू करते हैं, स्कूल लागू करता है,
पर 3 बच्चे मिलकर के एक बच्चे की फीस क्यों उठाते हैं? पेरेंट इस बात को क्यों नहीं समझता? इस बात को आरसी जैन साहब एक बात बताइए। ये सारी बातें हैं जिनको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा, तभी फीस में कटौती हो पाएगी। नंबर 2, पिछले साल हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई पेरेंट सक्षम नहीं है और वो फीस देने की स्थिति में नहीं है तो उस बच्चे का स्कूल से ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाएंगे। पर पेरेंट्स लिख के भी तो कोई नहीं दे रहा है। लिख के देकर भी मैं इस हालत में, इस स्थिति में हूं, मैं फीस नहीं दे सकता, मेरे साथ ये समस्या है, उसका प्रूफ लगाए, तो कौन सा स्कूल ऐसा है जो उसकी बात को कंसीडर नहीं करेगा? पर पेरेंट्स तो समूह में आकर के स्कूलों के बाद हंगामा करते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं करना चाहता। आपको परेशानी है, आप लिखिएगा। कौन स्कूल वाला सामाजिक व्यक्ति नहीं है, समाज के बीच में नहीं रहता है, जो आपकी परेशानी से मुंह मोड़ करके आपको कह देगा कि नहीं आप फीस दीजिएगा? पर कोई आता ही नहीं है सामने। जैसा मैडम जयपुरिया स्कूल की मैडम ने कहा, कोई आगे ही नहीं आता है। तो सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है, मैं समझ गया, कोई नहीं आता है, ये कहने वाले बात नहीं है। आप स्कूल में बैठे हैं, आपका मैसेज सुनिए। आरसी जैन साहब, हम बैठे हैं, आप नहीं बैठे हैं स्कूल में, बच्चों को स्कूल में हम बैठे हैं, दे दी जाती है कि मैडम स्कूल में हम बैठे आपका हैं। मैसेज आ गया सर, आपका मैसेज आ गया, बातें बोलनी है, आपका मैसेज आ गया हमारे पास। काम करती हूँ सर, मैं अभिभावक संघ से हूँ और बेशक हो, पर आप सुनाई बातें बोलती हैं, मैं वो बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं उस बात को बोलता हूँ, मैं उस बात को बोलता हूँ जो ऑफिस में बैठकर। ठीक है जैन साहब सुन लेते हैं। हाँ जैन साहब मेरी रिक्वेस्ट है, सुन लेते हैं। जैन साहब सबको सुना जाए, सबकी बात समझी जाए। मैं चाहूंगा कि जैन साहब का थोड़ी देर के लिए फेडर कम करें। प्रियंका अपनी बात रखें। बात कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत दे सकते हैं। किसी के कंप्लेंट किया आपने डायरेक्ट में इस बात की? जी हाँ, अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, देखिए ऐसा नहीं है, मिसगाइड ना करें पेरेंट्स को। आप पेरेंट्स को ये कहें, सक्षम पेरेंट्स भी फीस नहीं दे रहा है, सक्षम पेरेंट्स भी फीस इसलिए नहीं दे रहा है कि हो सकता है सरकार माफ कर दे। सक्षम पेरेंट्स भी फीस देने के लिए आगे नहीं आ रहा। 40-50% पेरेंट्स की फीस दे पा रहे हैं। ठीक है जैन साहब, आरसी जैन साहब मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पॉइंट नोट किए जा चुके हैं। जैन साहब आपके पॉइंट नोट किए जा चुके हैं, प्लीज बोलने दें, प्लीज बोलने दें। जैन साहब शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, प्लीज बोलने दें। आरसी जैन साहब मेरी रिक्वेस्ट है, पीसीआर प्लीज। क्योंकि स्कूलों का खर्चा कैसे चलेगा? प्रोड्यूशन कंट्रोल अभी केवल प्रियंका राणा की बात होने और जाने दें। उनके लिए तो सोचिए, लेकिन ऐसे में भी नहीं आप सोच रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों के पूरे प्रूफ है मेरे पास। इवन आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, टीचर्स को भी आधी सैलरी मिल रही है। बहुत सारे टीचर जो वो भी अभिभावक है, वो भी हमारे टच में रहते हैं। प्रूफ है तो जाइए ना डिपार्टमेंट में, स्कूल ने तो टीचर्स को कोरोना जब महामारी जब शुरुआत हुई थी, जब पूरा लॉकडाउन था, उस समय नौकरी से निकाल दिया। और सरकार ने पानी का बिल भेजना बंद कर दिया, सरकार ने बिजली का बिल भेजना बंद कर दिया, सरकार ने इंश्योरेंस में छूट दे दी, सरकार ने लोन की इंस्टॉलमेंट में छूट दे दी, सरकार ने हमारे जो आरसी जैन साहब एक मिनट प्रियंका रुकिए। आरसी जैन साहब लोन मोरेटोरियम हुआ था पिछले साल, लोगों को छूट मिली थी, स्कूलों में ऐसा नहीं हो सकता क्या? आप प्रूफ दीजिएगा, आपकी कौन नहीं सुनता? आरसी जैन साहब मुझे लगता है कि आप केवल अपनी बात रखना चाहते हैं। आरसी जैन साहब मुझे लगता है आप केवल अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं आप नहीं सुन रहे हैं। नहीं आप सबको मौका दें। आरसी जैन साहब बातें नहीं बोलते, आप केवल मेरे वो पैनलिस्ट नहीं है जिसे दर्शक सुनेंगे। बातें नहीं बनाते हैं, हम लोग जमीन पर काम करते हैं, हम जमीनी लोग हैं, जमीन की बात करते हैं, पेरेंट्स के बीच में रह के बात मेल पर की जाती है। उनसे डॉक्यूमेंट्स वो स्कूल वाले अथॉरिटीज को क्यों नहीं देते हैं जिनके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है? दिया जाता है, आपको पता नहीं है? हर साल वो खाते डिपार्टमेंट में जमा होते हैं, बैलेंस हर साल डिपार्टमेंट में खाते जमा होते हैं। 31 मार्च सेशन शुरू होने से पहले हर स्कूल अपना एस्टिमेटेड बजट सरकार के पास जमा कराता है, जिसमें सरकार के नुमाइंदे होते हैं, तब जाकर फीस घटती या बढ़ती है। कोई सपोर्ट नहीं करते। आपको ये जानकारी नहीं है कि सारे खाते ऑडिटेड खाते सरकार में जमा होते हैं। ऑर्डिनेंस आए हुए 2 साल हो गए हैं, 2 साल में कितने स्कूलों ने अपनी बैलेंस शीट दे दी है? जरा मुझे सबकी बैलेंस शीट जाते हैं, यहाँ पर आपको जानकारी का अभाव है, यहाँ आपको जानकारी का अभाव है। सबकी फीस, सबकी ऑडिट रिपोर्ट जाती है, हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं,
सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपको जानकारी का अभाव है। आज तक आप लोग कोई भी आपकी जानकारी का अभाव है। हर स्कूल की ऑडिट खिलाफ लड़ते हैं, उनके बच्चों को जुलाई से पहले डिपार्टमेंट में जमा होती है और अगले साल का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसके लिए एक एस्टिमेटेड बजट जो है ना डिपार्टमेंट के पास जाता है। कौन से स्कूल आपके पास जानकारी का अभाव है मैडम, जो आपके पास जानकारी का अभाव है। इतना ज्यादा सरप्लस ले रहा है, कम से कम वो स्कूल तो सामने आए, वो तो ये कह दे कि भाई हाँ जिनको प्रॉब्लम है उनको हम लोग माफ कर देंगे। अभी पूर्वी दिल्ली में 4 स्कूल जला दिए गए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा सवाल भास्कर से प्रोडक्शन कंट्रोल पीसीआर प्लीज सुने, मेरा सवाल भास्कर से इस वक्त। भास्कर, आप दोनों ही पक्षों को सुन रहे हैं। आरसी जैन साहब इस वक्त किसी को सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, संदेश यही जा रहा है, सवालों पर वो नहीं जा रहे हैं इस वक्त। भास्कर, अभी क्या स्थिति है? क्या जो माँ बाप हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, या स्कूलों का जो तर्क है कि उनके पास फीस ही केवल एक जरिया है, इस सब में हल क्या दिखाई पड़ रहा है? भास्कर, आप तो एक्टिविस्ट हैं। देखिए 2-3 चीजें बहुत मैं साफ कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे 2 सेकंड चाहता हूं ये कहने के लिए कि आरसी जैन साहब जो ये बात कह रहे थे कि एक बच्चे की फीस 3 बच्चे मिलकर के उठा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो सरकार होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से उन बच्चों के जो आरटीई एक्ट के अंदर में 25% की जो रिजर्वेशन होती है, गवर्नमेंट उनको हर स्कूल को उनकी फीस देती है जो सरकार की तरफ से तय होती है। दूसरी बात, जहां तक ऑडिट रिपोर्ट का सवाल है, तो ये बात बहुत ही स्पष्ट तौर से है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सारे स्कूल नहीं जमा करते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं जमा कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जब गवर्नमेंट को स्कूल ऑडिट रिपोर्ट अपनी नहीं जमा करेंगे, न ही वो पेरेंट्स को दिखाने को तैयार है, न ही वो वेबसाइट को दिखाने को तैयार है, तो हम ये कैसे मान लें कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट है जो उनके पास, जो एलिजिबली जो कहा जा रहा है कि वो उनके पास है, वो सही मायनों में जो अकाउंटिंग है वो मौखिक तौर पर जो बताया जा रहा है वो सही बता रहे हैं, जब तक कि वो प्रपत्र के तौर पर, प्रपत्र के रूप में किसी भी वेबसाइट पर नहीं अवेलेबल है, पेरेंट को एक्सेसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट तो ये अंदाजा लगाता है ना कि जब एक मोटी फीस जब वो दे रहा है, तो एक ऐसे समय में जब एक कोरोना का समय है, जब एक लॉकडाउन का समय है, जब सबकी नौकरियां जा रही हैं, ऐसे समय में तो क्या वो उस फीस को थोड़े दिनों के लिए रोक सकता है, स्कूल उसको कम कर सकता है, या ठीक है भास्कर, आरसी जैन साहब लोन मोरेटोरियम का हवाला दे रहे थे। मैंने ऐसा स्कूलों में होते हुए नहीं सुना। क्या स्कूलों की तरफ से ऐसा किया जा सकता था या किया जाना सही था? मैं मंजू राणा जी आपके पास ही आऊंगा, माफी चाहता हूं। हाँ, मंजू राणा जी, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल वसुंधरा से आप हैं। मंजू जी, क्या ट्यूशन फीस को लेकर, जो फीस होती है बच्चों की, उसके 2 या 3 हिस्से होते हैं जिसमें ट्यूशन फीस अलग होती है, क्या इस तरह का चलन है अभी कि ट्यूशन फीस में सारी चीजें सम्मिलित कर दी गई, मिला दी गई, फिर लोगों से ली जा रही है, या ये हो सकता है कि केवल ट्यूशन फीस ली जाए, बाकी चीजें छोड़ दी जाए? कुछ ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। यस मंजू जी। हाँ जी सर, हाँ जी। मंजू जी, ट्यूशन फीस जो बच्चों की है, कई माँ बाप का ये कहना है कि स्कूल केवल अगर ट्यूशन फीस तक आ जाए तो स्कूलों को ट्यूशन फीस वो दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ तमाम दूसरे चार्जेस अभी भी जोड़े जा रहे हैं, अभी भी लिया जा रहा है, और या क्लब करके सारे चार्जेस को ट्यूशन फी करके भी दिखाया जा रहा है। तो ये रवैया क्या अपनाया जा रहा है? क्या इस तरह से होना चाहिए, या फिर आपके स्कूल की तरफ से कि क्या केवल ट्यूशन फी एक ऑप्शन हो सकता है इस तमाम प्रॉब्लम का जो अभिभावकों की तरफ से है, गार्जियंस की तरफ से है, उसका सॉल्यूशन इस तरीके से ढूंढा जाए? सर, क्योंकि मैं यूपी में स्कूल हेड कर रही हूँ, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपी का जो फी एक्ट है उसमें जो है वो एक मेन कंपोनेंट है कंपोजिट एनुअल फी, जो कि एक ट्यूशन फी है, और ज्यादातर सारे हेड्स जो हैं सब उसी के अंदर कवर होते हैं। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मैं सिर्फ जो है कंपोजिट एनुअल फी लेती हूँ या ट्यूशन फी लेती हूँ। उसके अलावा हमारा स्कूल और बहुत सारे ऐसे स्कूल, क्योंकि मैं गाजियाबाद से हूँ और बहुत स्कूलों से परिचित हूँ, तो कोई भी, मुझे लगता है कि बहुत ही कम ऐसे स्कूल होंगे जो बाकी किसी हेड में कोई फीस कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि यूपी एक्ट में हमें ये बोला गया है कि आप एग्जामिनेशन फी या स्पोर्ट्स फी या बहुत सारे और हेड्स दिए गए हैं कि जिसमें स्कूल अलाउड है लेने के लिए।
पर मुझे लगता है कि गाजियाबाद में, क्योंकि ज्योति जी भी यहाँ हैं, वो मेरी बात को आई थिंक रीइटरेट करेंगे कि हम लोग एक ही हेड में ज्यादातर स्कूल्स जो हैं वो फीस ले रहे हैं। क्या आप पेरेंट्स को, गार्जियंस को जो टोटल फीस है उसमें आप लोग छूट दे रहे हैं? क्या छूट देने का कोई ऑप्शन आपने रखा है? हेलो मंजू जी, किसी तरह की कोई छूट गार्जियंस को, पेरेंट्स को आपकी तरफ से दी जा रही है फीस में? हाँ जी बिल्कुल। हम लोग एक तो जो स्कॉलरशिप जिन बच्चों को होती है उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। स्टाफ के बच्चों को भी छूट मिलती है यहाँ पे। और जो पेरेंट्स का किसी, खास करके मैं अपने स्कूल का बोलूंगी कि अगर किसी के फादर की मेन अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है तो भी हम फाइनेंशियल सपोर्ट। नहीं मंजू जी मैं शायद अपना सवाल आप तक पहुंचा नहीं पाया। जो कोरोना पीरियड में जो महीने की फीस है एक बच्चे की, क्या उसमें आप कुछ कमी कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज की छूट दे रहे हैं जमा करने पर? सर देखिए, इस समय आपको ये समझना चाहिए कि यूपी में खास करके हम ऑलरेडी 19-20 की जो फीस लागू होती थी वही हमने 20-21 में भी ली है। तो और इस अभी भी जो हमारे पास ऑर्डर आया है उसमें ये बोला गया है कि आप 21-22 में भी 19-20 की फीस लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 3 सालों में यूपी स्कूल में जो है फीस में कोई इजाफा नहीं हुआ है। ठीक है। प्रियंका राणा से मैं बात करूंगा इस वक्त। प्रियंका राणा, मैं 2-3 चीजें सामने रखना चाहता हूं। 3 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं, उसके मुताबिक कुल फीस का 85% ही प्राइवेट स्कूल ले सकते हैं और फीस ना दे पाने के चलते ऑनलाइन क्लास में भाग लेने से रोक नहीं सकते, रिजल्ट भी नहीं रोक सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात खास कही, जो फैसिलिटीज और जो एक्टिविटीज स्कूल नहीं दे पा रहा है, अगर स्कूल उसके नाम पर पैसा ले रहा है तो यह व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी की श्रेणी में होगा। प्रियंका जी देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार जितने भी ऑर्डर्स लाती है, मुझे ये बताइए प्राइवेट स्कूल कौन मान रहा है? आप ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, फी अगर नहीं जाती है तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाती है और इसके काफी प्रूफ है हमारे पास। लगातार अथॉरिटीज में कंप्लेंट की जा रही है, लेकिन उसके बाद अथॉरिटी सिर्फ एक लेटर दे देती है जिसको स्कूल कभी भी नहीं मानता है। प्राइवेट स्कूल बोल देते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल हैं, हम अनएडेड स्कूल हैं और हम नहीं मानते हैं, हमारी फीस आएगी। और ये बात तब है जब मैं खुद डीएम के सामने बैठ करके, जब एडीएम और एसडीएम वहां पर मौजूद थे, वहां पर जब हम लोगों की मीटिंग हुई है, तब स्कूल वाले ये बातें बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं और अभिभावक जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग फी भी, चलिए अभी आधी दे देंगे, हम किसी भी तरीके से अगर आपको दे देते हैं तो कम से कम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, बाकी फी हम लोग आपको लिख करके दे देंगे कि हम इतने टाइम बाद दे देंगे। उसके बाद भी स्कूल नहीं मानता है। एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो होल्ड पर डाले हैं, 2-2 साल हो जाते हैं, बोल देते हैं टीसी ले जाइए, एडमिशन आपका हो नहीं सकता क्योंकि रिपोर्ट कार्ड आपके पास है नहीं, आप दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। पूरी फी पे करिए तब जाके करके आपको टीसी मिलेगी। मतलब ये है कि मरता अभिभावक ही है। और जो सिर्फ ये कहने की बात है कि आप हमें मेल कर दीजिए, इतने डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स, खुद डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है अथॉरिटीज, इतने सालों से डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, बैलेंस शीट दे दीजिए। ये स्कूल कभी बैलेंस शीट नहीं देते हैं। आज भी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में केसेस चल रहे हैं। खैर प्रियंका जी, असल सवाल यहाँ पर यह है कि सभी स्कूलों को जनरलाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे स्कूल यहाँ पर आगे बढ़कर तमाम पेरेंट्स की मदद के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन जो आप कह रही हैं उसके अनुभव का साक्षी मैं भी रहा हूं और मैंने भी कई लोगों से इस बारे में जब बातचीत की तो पता चला ये तमाम चीजें सही हैं और कई स्तर पर ये काम हो रहे हैं जहां बच्चे इस तरह से मानसिक तनाव में आ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यहां पर यह साफ बात कहता है कि 85% फीस ही ली जा सकती है और जो फैसिलिटीज, जो एक्टिविटीज नहीं हो रही है, अगर उनका पैसा लिया जाता है तो ये एक दबाव की तरह है और मुनाफाखोरी और व्यवसायीकरण की श्रेणी में आएगा। उम्मीद यही है। हमारे साथ तमाम मेहमान शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिल खोलकर इस बहस में हिस्सा लिया और तमाम चीजें सामने रखी, लेकिन सवाल बच्चों की पढ़ाई का है, सवाल इस पैंडेमिक का है।
इस वक्त दोनों को ही आगे बढ़ना होगा। यह बात सच है कि जो माँ बाप है जिनके पास बच्चे हैं, बोझ असल में उनके पास कहीं ज्यादा है। स्कूलों को आगे बढ़ना ही होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त।